हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अर्णा चौधरी और आप देख रहे हैं एपी टीचिंग क्लासेस को, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे यूपी टीजीटी पीजीटी होम साइंस या फिर कहो डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी डोमेस्टिक साइंस, जिसे हम गृह विज्ञान घरेलू विज्ञान सभी नामों से जो है जानते हैं। इसमें हमने सबसे पहले इम्पोर्टेंट यूनिट से स्टार्ट किया है, जिसमें हम न्यूट्रिशन की यूनिट को हम जो है कवर कर रहे हैं और उसी में हम आज पढ़ेंगे प्रेग्नेंट लेडी के संदर्भ में। प्रेग्नेंट लेडी और साथ ही साथ उसमें उसको कितनी कैलोरीज की, कितनी वसा की, कितना प्रोटीन, ये सब कितनी की जरूरत होती है, और एक सामान्य गृहिणी और एक कामकाजी महिला को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है, उसके अंदर को समझेंगे। साथ ही साथ जो फीडिंग कराने वाली यानी कि दूध पिलाने वाली जो माता है, उसमें आयरन की और प्रोटीन की कितनी आवश्यकता जो है बढ़ जाती है, उसके डिफरेंस को जो है समझेंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार इस यूनिट से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने भी वीडियो आगे आएंगे आपको जो है टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में पोषण। धात्री अवस्था जिसे हम कहेंगे कि फीडिंग मतलब दूध पिलाने वाली माता, ठीक है, जो उसकी फीडिंग एज होती है, जो वह दूध पिलाती है। तो गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में जो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की आवश्यकता होती है, वो समय समय पर जो है चेंज होती रहती है, ठीक है, और कब कितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, आप समझते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं जब चीजें सिमिलर आपको जहां पर मिलती है, तो सिमिलरिटी को ज्यादा अच्छे से आपको समझना है, नोट्स भी बनाते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्भावस्था में कुपोषण की समस्या। देखिए, अगर गर्भावस्था में पोषण नहीं मिलता है प्रेग्नेंट लेडी को, जो है एक जो गर्भ में बच्चा शिशु पल रहा है, अगर उसको समय पर पोषण नहीं मिलेगा, पोषण का मतलब यहाँ वो है कि उसकी समस्त जो शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं हैं भोजन संबंधी, वो पूरी होना जरूरी है, ठीक है। तो उसको हम पर्याप्त पोषण मानेंगे। अगर उसकी कमी है या फिर उसकी कहेंगे कि उसकी मतलब उपस्थिति नहीं है पोषण की, तो उस स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं, ठीक है। तो कुपोषण की समस्या गर्भावस्था में सामान्यतः जो है बढ़ जाती है, वहां पर हमें ध्यान रखना है। तो गर्भावस्था के आपको ध्यान रखना है कि इसके 3 चरण होते हैं, है ना। 3 चरण होते हैं, यानी कि 3 फेज से गर्भावस्था गुजरती है, ठीक। पहला चरण हम देखेंगे कौन सा होता है। प्रथम चरण में अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अभी बच्चा जो है गर्भ में आया है और उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो उतना स्पीड से नहीं हो रहा है, अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी तो पार्ट्स बनने में टाइम है, तो अभी तो वो भ्रूण बनेगा, उसके बाद से जो है वो बढ़ेगा, तब उसे जो है आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो प्रथम चरण है, इसमें अतिरिक्त पोषक तत्वों की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है दूसरे चरण की, तो दूसरा चरण अर्थात चौथे माह से, यहाँ पर जो 3 माह तक का पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा माह। चौथे माह से पोषक तत्वों की आवश्यकता शुरू हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से गर्भावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है बढ़ जाती है या फिर जो जरूरत होने लगती है, तो वो चौथे माह से। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चौथे माह से ही माँ के गर्भ में भ्रूण का विकास होने लगता है, ठीक है। ये समझ गए आप। अब बात करेंगे तीसरे चरण की, क्योंकि हमने पढ़े हैं 3 चरणों से गर्भावस्था गुजरती है। तो तीसरे चरण में क्या होता है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता गर्भावस्था के अंतिम चरण में होती है, क्योंकि पौष्टिक तत्वों की वह मात्रा जो शिशु के शरीर में संचित होती है, वह गर्भावस्था के इसी अंतिम चरण में होती है। यानी कि उसके पार्ट्स बन चुके हैं, ठीक है। अब जो उसको जैसे कि आयरन की, कैल्शियम की, उसके बोन्स को मजबूत करने के लिए, बालों के लिए प्रोटीन की, जो बच्चे का पार्ट्स बन रहा है, ठीक है, नाखून बन रहे हैं उसके, तो उनके निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा आवश्यक जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता बढ़ जाती है। कौन से चरण में, अंतिम चरण में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भावस्था कितने चरणों का होता है, तो आपका सीधा आंसर कि 3 चरणों का होता है। सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता किसमें होती है, तो तीसरे में होती है, यानी कि अंतिम में होती है।
पोषक तत्वों की आवश्यकता की शुरुआत, डिमांड कहाँ से बढ़नी शुरू हो जाती है, तो दूसरे चरण से हो जाती है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण काल पौष्टिकता की दृष्टि से गर्भावस्था में कौन सा माना जाता है, तो तीसरा माना जाता है। ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे कि विशेषज्ञों के अनुसार शिशु के शरीर में विटामिन्स व कई अन्य तत्वों के अतिरिक्त 500 ग्राम प्रोटीन, 24 ग्राम कैल्शियम, 13 ग्राम फास्फोरस और 0.5 ग्राम लोहा पाया जाता है। किसमें? शिशु में। जो शिशु जो गर्भ में है, जो बच्चा पैदा होगा, अगर वो जैसे जन्म लेता है तो हम उसमें अगर विटामिन देखें या फिर अन्य तत्व देखें तो वो कितने पाए जाते हैं? 500। वो पाए जाते हैं कितने, यहाँ पर कितनी मात्रा दी है, अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पाया जाता है कितना? 500 ग्राम। ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो कितना है, मिलता है 500 ग्राम। ये मात्रा आपको जो है ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये सेम डिजिट आपको याद रखनी है। ठीक है। और कैल्शियम कितना पाया जाता है? 24 ग्राम। ठीक है। और फास्फोरस कितना मिलता है? कितना? 13 ग्राम। और 0.5 जो है उसमें क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जो है ध्यान रखना है। ये शिशु के शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें समझेंगे गर्भावस्था में आंतरिक शारीरिक परिवर्तन। जैसे कि बच्चा गर्भ में बन रहा है तो उस टाइम पर एक लेडी के जो बॉडी है और उसमें जो अंदर हार्मोन्स बन रहे हैं उनमें क्या क्या चेंज आते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा नॉर्मली कि प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में सबसे पहले जो है हार्मोन से ही जो है लेडी के चेंज होते हैं, है ना। तो उसकी आदतें, उसका स्वाद, उसका खान पान, उसकी रुचियाँ और ये सब जो है इच्छाएं सब बदल जाती हैं। वो क्यों बदलती है? क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो कौन कौन से हार्मोन्स किस किस तरीके से जो है इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स क्या क्या काम करते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर हार्मोन्स में परिवर्तन में सबसे पहले है प्रोजेस्टेरोन। ये भी पूछा जाता है कि जैसे प्रोजेस्टेरोन है, गोनेडोट्रोपिन है, एस्ट्रोजन है। ठीक है। ये निम्नलिखित में से वह कौन सा, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स जो है मतलब फीमेल का नहीं है, या फिर गर्भावस्था में निर्मित नहीं होता है, या फिर स्त्री संबंधी नहीं है। तो पुरुष के अलग होते हैं, स्त्री के अलग होते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन, गोनेड्रोपिन और एस्ट्रोजन ये सब महिला में पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था की श्लैष्मिक झिल्लियों से भ्रूण को जमाने का कार्य करता है। जैसे ये भ्रूण, ये जो है श्लैष्मिक झिल्ली है इस तरीके से, है ना, गोलाकार रूप में, और इसमें जो है भ्रूण पल रहा है। ठीक है। ये भ्रूण पल रहा है। तो गर्भावस्था की श्लैष्मिक झिल्लियों से भ्रूण को जमाने का कार्य जो है ये प्रोजेस्टेरोन करता है, इस झिल्ली से जमाने का काम करता है। ठीक है। जिससे कि उसे एक तो वो मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके। तो प्रोटेक्शन यानी कि प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरोन का मतलब होता है बेबी को प्रोटेक्शन देना। किससे? श्लैष्मिक झिल्लियों को भ्रूण से चिपकाकर या जमाकर। उसके बाद है गोनेडोट्रोपिन। गोनेड गायनी यानी कि लेडी। ठीक है। गायनी का सीधा संबंध आप किससे जोड़ोगे? महिला से। ठीक है। और गायनी है, गोनेड्रोपिन है तो ये यानी कि लेडी में रिलीज होने वाला हार्मोन्स है। आपको सेंस क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिन का क्या काम है? हार्मोन से भ्रूण विकसित होते हैं। इस हार्मोन से, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से जो भ्रूण है वो क्या है, यहाँ पर विकसित होता है। इसका जो है विकास हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है। कोई डाउट आपको नहीं होगा? क्लियर हो गया? प्रोजेस्टेरोन यानी कि जो है ये प्रोटेक्शन देता है, और गोनेडोट्रोपिन यानी कि ये भ्रूण को बढ़ा रहा है। ठीक, क्लियर। उसके बाद आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या काम करता है? एस्ट्रोजन का मतलब होता है रिलीज करना। क्या रिलीज करना? स्तन की ग्रंथियों को दुग्ध निर्माण के लिए उत्तेजित करता है। ये क्या करता है? एक उत्तेजना मतलब बढ़ाता है, और स्तन ग्रंथियों में उत्तेजना बढ़ाता है। उससे क्या होता है? दूध रिलीज होता है। दूध जो बच्चा पैदा होने के बाद में पिएगा। ठीक है। तो पूछा जाता है कि माँ के स्तनों में दुग्ध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन्स जो है जिम्मेदार है, या फिर कौन सा हार्मोन्स जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो एस्ट्रोजन। ठीक है।
एस्ट्रोजन की मुख्यतः भूमिका होती है। अब बात करें गर्भनाल की, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के हार्मोन प्रजनन अंगों की कोशिकाओं की मात्रा बढ़ाते हैं तथा स्तन ग्रंथियों का आकार भी विकसित करते हैं। जो प्रजनन अंग है, जो भी प्रजनन अंग मतलब जो बच्चे को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो उनकी कोशिकाओं की मात्रा ये बढ़ाते हैं, यानी कि उनको जो और मैच्योर करते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ स्तन ग्रंथियों का सॉरी स्तन ग्रंथियों का जो है आकार भी, ताकि बच्चे को फीडिंग करने में आसानी हो, तो स्तन ग्रंथियों का आकार भी जो है ये विकसित करने में मदद करता है। कौन? प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोजेस्टेरोन, गोनेडोट्रोपिन और एस्ट्रोजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है इसमें एडिनोकोर्टिको एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या काम करता है, जिसे हम कहेंगे ACTH। ACTH यानी कि गर्भावस्था में अधिक सक्रिय हो जाता है। ध्यान रखना है, ACTH जो है गर्भावस्था में अधिक सक्रिय हो जाता है तथा अधिवर्षक यानी कि किडनी ग्रंथियों से स्रावित कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा जो है इसमें बढ़ जाती है। इसी कारण पेट पर जो है निशान पड़ते हैं। तो जो पेट पर निशान पड़ता है वो किसके कारण पड़ता है, तो वो पड़ता है कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन के कारण। कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन जैसे ही मतलब गर्भ में बच्चा बड़ा होने लगता है तो ये हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। कार्टिकोस्टेरोन जैसे कि मतलब पेट पर कटिंग सी लाइन सी जो दिखाई देती है, उसको हम कहेंगे कि बच्चे का आकार बढ़ता है जैसे जैसे, तो बच्चे के आकार बढ़ने से जो मतलब बेबी का जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो वैसे वैसे स्किन फटती चली जाती है। और क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज होता है, इस वजह से कहेंगे कि पेट पर जो है निशान पड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो गर्भावस्था में अधिक सक्रिय हो जाता है क्या? ACTH, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पेट पर जो निशान आते हैं वो कार्टिकोस्टेरोन के कारण आते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन का क्या काम होता है? इसके कारण शरीर में जल एवं सोडियम जमा हो जाता है। भाई जैसे बेबी है ना, बेबी के ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के जो चारों तरफ होता है एक थैली होती है पानी की। ठीक है, उसमें पानी इसलिए ताकि जो है अगर बेबी घूमे तो बेबी को घूमे तो उसको जो है किसी पार्ट से जैसे ना टकराए, वो किसी मतलब बिल्कुल ये लसलसा सा रहे जिससे जो है उसे मूव करने में आसानी हो। और ये बिल्कुल झिल्ली के समान रहेगा तो उसको जो है घूमने में आसानी होगी। तो स्टेरॉइड का काम होता है बॉडी में जो है जल एवं सोडियम को जो है वो इकट्ठा करता है। ठीक है, तो इसका भी जो है महत्वपूर्ण कार्य है। फिर है प्रोलेक्टिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इसका रोल जरूर पूछा जाता है। प्रोलेक्टिन का क्या काम है? तो दुग्ध स्रवण के लिए उत्तरदायी है। दूध बन गया लेकिन उसका जो है स्राव उसके लिए भी जो है जरूरी है। तो प्रोलेक्टिन का जो मुख्य कार्य होता है वो दुग्ध स्रवण होता है। ठीक है, दुग्ध स्रवण के लिए उत्तरदायी, बनने के लिए नहीं। बनने के लिए तो हम पढ़ चुके हैं, बनने के लिए क्या उत्तरदायी होता है? बनने के लिए उत्तरदायी होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, स्तनों में दुग्ध निर्माण के लिए एस्ट्रोजन है, लेकिन दुग्ध का स्रावण के लिए जो है उत्तरदायी कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन होता है। ये मैंने कहा ना, जो सिमिलर, जिसमें जहां पर आपको सिमिलरिटी दिखाई देगी वहां से ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन वहीं पर होता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। प्रोलैक्टिन यानी कि दूध को स्रावित होने के लिए, दूध के बाहर निकलने के लिए जो है ये जरूरी होता है प्रोलैक्टिन। अब माँ के दूध में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन से जो है वो पाया जाता है, तो इसमें जो है ध्यान रखना है आपको कि माँ के दूध में लैक्टोफेरिन प्रोटीन पाया जाता है। देखो लैक्टिक तो सब में पाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ में जो उसमें स्पेशलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग जो है नाम चेंज हो जाता है। तो लैक्टोफेरिन प्रोटीन पाया जाता है एवं एंटीबॉडीज सबसे ज्यादा दूध के माँ के दूध में ही होते हैं। वैसे तो अगर माँ का दूध नहीं मतलब प्रोलैक्टिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मतलब माँ के दूध का स्रवण नहीं हो पा रहा है, तो उसके ऑप्शन में हम गाय का दूध भी जो है थोड़ा पानी मिलाकर उसको 3/3 मतलब पानी मिलाकर जो है बच्चों को पिला देते हैं। 1 भाग दूध का 3 भाग पानी का ऐसे करके मिला के पिला देते हैं, तो वो एक ऑप्शन के तौर पर है। ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज देखे और जो लैक्टोफेरिन है जो बच्चे को जो है एंटीबॉडीज उसके दूध मतलब बॉडी में निर्माण करने में सहायक होता है, तो ये सबसे ज्यादा उसकी माँ के दूध में ही पाया जाता है। अब बात करेंगे रक्त परिभ्रमण में परिवर्तन।
हार्मोन्स में परिवर्तन आपने देख लिया है किस तरीके से गर्भावस्था में मांग में हार्मोन्स में परिवर्तन आते हैं। साथ ही साथ जो रक्त परिभ्रमण है, जैसे जैसे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है तो उसमें क्या चेंज आते हैं। तो गर्भावस्था में स्त्री के शरीर में लगभग 30% रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, रक्त में कैरोटीन, विटामिन ई तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि विटामिन ए तथा सी की मात्रा रक्त में कम हो जाती है। ए और सी की मात्रा कम हो जाती है, जैसे कि ये वसा में घुलित है और ये जो है जल में घुलित है, ये अलग बात है ना। अभी हम जो है गर्भावस्था को पढ़ रहे हैं क्योंकि उसी पर फोकस करेंगे। तो विटामिन ए और सी की मात्रा जो है रक्त में कम हो जाती है। रक्त में जो है, इसीलिए माता को विटामिन ए से भरपूर चीजें, और सी मतलब सी तो वो ऑटोमेटिक ही खाती है, खट्टी चीजें तो वो ऑटोमेटिक ही खाती है, इसीलिए उसको खट्टा को जो है ज्यादा मन करता है क्योंकि विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है, और रक्त में श्वेत कणिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड कंपल्सेस की जो संख्या होती है वो मतलब उसकी संख्या बढ़ जाती है, किंतु कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि बोन्स बनती है बच्चे की, तो बच्चे की बोन्स के निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो जो है कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और श्वेत रक्त कणिकाओं की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि बेबी बन रहा है तो उसको भी जो है बीमारी से लड़ने के लिए कहीं तो मतलब जरूरत होती है। ठीक है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है WBC की। अब बात करें कि रक्त में फाइब्रोनोजन में वृद्धि होती है। फाइब्रोनोजन का मतलब ये होता है कि जैसे एक होता है ना थक्का जमाने, मतलब एक बॉडी का जो वो सॉरी ब्लड का जो स्ट्रक्चर यानी कि उसमें फाइब्रोनोजन का मतलब ये है कि जैसे कि फाइब्रोनोजन में अगर कमी होगी रक्त में तो रक्त ज्यादा बहेगा, है ना। लेकिन अगर हमारे रक्त में फाइब्रोनोजन की वृद्धि होगी तो रक्त जल्दी नहीं बहता है। ठीक, आगे बात करें कि 30वें सप्ताह में रक्तचाप यानी कि बीपी भी जो है अधिक हो जाता है। ध्यान रखना होता है, जल्दी जल्दी मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी का बीपी ज्यादा हाई हो जाता है। प्राय रक्तचाप यानी कि सिस्टोल का 110 से 120 तक। ठीक है, सिस्टोलिक जो होता है 110 से 120 तक, और यानी कि जिसे बीपी का बढ़ना कहेंगे, और अनुशीतलन यानी कि डायस्टोल जो होता है 65 से 80 तक जो है रहता है। गर्भावस्था में ये सामान्यतः देखा गया है। ठीक है, यदि रक्तचाप 140 से 90 तक पहुंच जाता है तो पूर्व गर्भाक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि अबॉर्शन की स्थिति आ जाती है। अगर जो रक्तचाप है यानी कि जो बीपी है 140 से कहां तक पहुंच जाता है, 90 तक पहुंच जाता है, इसको हाई ब्लड प्रेशर में देखा जाएगा, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो है बेबी पर प्रेशर आ जाता है, और वो कहेंगे कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें कि मतलब बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। उपापचयात्मक परिवर्तन। उपापचयात्मक परिवर्तन एक समय एक मतलब ये दर होती है, आधारभूत दर होती है एक तरह की, जिसमें शरीर को जितनी ऊर्जा की, कैलोरी की, जितनी वसा की आवश्यकता है उसको उतना मतलब जिस दर पर हम प्रदान कर रहे हैं उस दर को हम उपापचयात्मक दर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि उपापचयात्मक परिवर्तन भी गर्भावस्था में जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि आधारभूत चयापचय दर जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो 10 से 25% बढ़ जाता है, यानी कि भूख ज्यादा लगती है। प्रेग्नेंट लेडी को भूख बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा खाती है। तो गर्भावस्था में कुछ प्रारंभिक सप्ताह में 6 से 14 महीनों में जो 6 से 14 सप्ताह तक क्या होता है, जी मिचलाना, बमन की शिकायत होती। ये किस वजह से होता है, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के कारण होता है, जो गायनी में मतलब ये रिलीज होता है, महिला में रिलीज होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसके कारण से क्या होता है, लेडी का जो प्रेग्नेंट लेडी है 6 से 14 सप्ताह यानी कि स्टार्टिंग के पीरियड में उसका जी में चलता है। किस हार्मोन के कारण, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के कारण। ठीक, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पेशियों पर विमोचन का प्रभाव डालता है। हमने हालांकि इसको स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं हम, प्रोजेस्टेरोन यानी कि प्रोटेक्शन देना बेबी को यानी कि भ्रूण को। तो दूसरा अन्य कार्य है
इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पेशियों पर विमोचन प्रभाव डालता है, जिससे आंतों की पेशियां शिथिल हो जाने से छाती में भी बराबर जलन महसूस होती है। तो छाती में जो जलन महसूस होती है वो किससे होती है, वो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो पेशियों पर विमोचन यानी कि उसका प्रभाव डालता है, क्योंकि वो बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब एक तरह से उसको सिकुड़न खुलना, तो ये इससे क्या होता है कि बराबर जो है प्रेशर आता है, तो प्रेशर से जो है उसमें छाती में जलन होती है, जिसकी वजह से जी मिचलाता है, या फिर कहो कि एक वो सॉरी मतलब छाती में जलन रहती है। ठीक है, शरीर पर धब्बे, मेलानोकाइट जो ये कौन सा हार्मोन है यहाँ पर, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण ये क्या होता है कि कलर पिगमेंटेशन मतलब जो है बॉडी पर, प्रेग्नेंट लेडी की जो बॉडी होती है उस पर जो है अक्सर धब्बे देखे जाते हैं, तो वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे, इसमें समझेंगे मूत्र नलिकाओं में परिवर्तन। मूत्र नलिकाओं में किस तरीके से परिवर्तन देखा जाता है, जल्दी जल्दी मतलब उसको यूरिन लगता है, तो 6 से 7वें माह में शरीर में जल की मात्रा जो है अधिक होती आती है, तो शरीर से जल ज्यादा निकलता है, तो मूत्र में आयोडीन तथा एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण गर्भावस्था में मूत्र नलिकाओं की पेशियों के तंतु फूल जाते हैं, क्योंकि ये प्रेशर लगाता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रेशर लगाता है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि मूत्र नलिकाओं की पेशियों के जो तंतु होते हैं वो फूल जाते हैं, जिसके कारण मूत्र वाहिनियों पर जो है दबाव पड़ता है। ठीक है, तो ये मूत्र नलिकाओं में ये परिवर्तन देखे जाते हैं। ये कुछ खास नहीं है, जो खास है वो दुग्ध निर्माण का है, और जो अंगों का मतलब प्रोलैक्टिन है, जैसे कि जो कहेंगे कि प्रजनन अंगों को जो है एक तरह से खोलता है, विकसित करता है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करें गर्भावस्था गिरवा या फिर योनि मार्ग में परिवर्तन क्या होता है, तो गर्भावस्था गिरवा एवं योनि मार्ग में जो परिवर्तन देखे जाते हैं, तो गर्भाशय की जो पेशीय तंतु होते हैं उसमें 15 गुना वृद्धि हो जाती है, यानी कि वो बढ़ जाता है, एक तरह से बेबी को मतलब पैदा करने के लिए वो तैयार हो जाता है। गर्भाशय का जो भार होता है 50 ग्राम से लेकर जो है 950 ग्राम तक बढ़ जाता है, इतना वजन उसमें एक बेबी के उसमें मतलब पाया जाता है, एक प्रेग्नेंट लेडी में, एक शिशु को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें समझेंगे गर्भावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता। अगर हम कैलोरी की बात करें तो कैलोरी जो है एक प्रेग्नेंट लेडी को कितनी चाहिए पूछी जा चुकी है, तो सामान्य से 300 अधिक कैलोरी जो है एक प्रेग्नेंट लेडी को आवश्यकता होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें धात्री अवस्था में जब वो दूध पिलाती है, तो दूध पिलाने की अवस्था में जो है 550 सामान्य से अधिक उसको लेनी चाहिए। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि गर्भावस्था में सामान्य से जितनी सामान्य कैलोरी हम देते हैं उससे 300 जो है प्लस लेनी है, और साथ ही साथ जो धात्री अवस्था है, दूध पिलाने वाली अवस्था है, उसमें 550 प्लस लेनी है। प्रोटीन की बात करें तो एक प्रेग्नेंट लेडी को 10 से 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये एलटी 2018 में आ चुका क्वेश्चन है, तो उसमें प्रोटीन की आवश्यकता 10 से 15 ग्राम अतिरिक्त की होती है। और वहीं पर दूध पिलाने वाली जो लेडी होती है उसको पहले 6 महीने में 25 ग्राम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 6 महीने में 25 ग्राम और बाद के 6 महीने में उसको जो है 18 ग्राम मतलब 18 ग्राम और प्लस करके, सामान्य से अधिक मतलब जो है प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन वाला। नेक्स्ट है खनिज तत्व। खनिज तत्व एक प्रेग्नेंट लेडी को कितना जो है जरूरत होती है, तो 500 से 600 मिलीग्राम अतिरिक्त जो है उसको खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 30 ग्राम कैल्शियम भ्रूण के शरीर में ही संग्रहित होता है, जैसे कि हमने देखा, और लोहे की जो है आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लोहे की आवश्यकता 6 महीने के बाद होती है, इसलिए 10 ग्राम अतिरिक्त प्रस्तावित है। तो लोहा कितना लेना है, 10 ग्राम अतिरिक्त लेना है। ठीक है, लोहे की मात्रा ज्यादा नहीं लेनी है, 10 ग्राम ही अतिरिक्त लेना है, क्योंकि 6 महीने के बाद जो है एक बेबी को आवश्यकता होती है, तो उसके बाद लेना है। ठीक, अगर विटामिन की बात करें तो बच्चे में जन्म के समय उसके यकृत में विटामिन ए की उपस्थिति रहती है।
अतः अतिरिक्त विटामिन ए की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उसका यकृत का जो है यकृत में विटामिन ए की आवश्यकता है, तो विटामिन ए की और सी की जो है एक लेडी में कमी हो जाती है, तो उसको जो है ये विटामिन लेने चाहिए। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, 0.2 मिलीग्राम दिन के आवश्यक मात्रा जो है उसे लेनी चाहिए, तथा फोलिक एसिड की कितनी लेनी चाहिए, 300 माइक्रोग्राम जो है अतिरिक्त उसको फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। वहीं पर कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे सेलुलोज युक्त जो है भोज्य पदार्थ यानी कि चोकर वगैरह का जो है बिना चना आटा और चावल का मांड सहित जो है चावल उसको खाने चाहिए, ठीक है, जिससे कि सेलुलोज की जो है उसकी आवश्यकता पूरी होती रहे। और अगर बात करें फोलिक एसिड की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 300 माइक्रोग्राम की अतिरिक्त मात्रा उसे लेनी चाहिए, ठीक है। और विटामिन ए और सी की तो भरपूर उसे मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन ए से जो है बच्चे का यकृत बन रहा है, क्योंकि बच्चे के यकृत में विटामिन ए पहले से मतलब इकट्ठा हो रहा है, तो उसे जो है जरूरत ज्यादा पड़ती है एक गर्भावस्था में, ठीक है। तो हमने समझा प्रेग्नेंट लेडी को गर्भावस्था में कितनी कितनी पोषक तत्वों की किस तरीके से जरूरत पड़ती है, और कौन कौन सा हार्मोन्स जो है इसमें मदद करता है प्रेगनेंसी में, किस तरीके से हार्मोन्स चेंज होते हैं, किस तरीके से मूत्रवाहिनियां चेंज होती हैं, किस तरीके से जो है उपापचयात्मक जो दर होती है वो चेंज होती है, यानी कि भूख भी उसकी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, 10 से 25% तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब हमने समझा है। इसी से संबंधित क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।